माई सेल्फ निर्माण चीते। तो कल पर्टिकुलरली हम आपका एक चैप्टर लेकर गए थे, द लास्ट लेसन। और आज हम आपकी एक पोएम लेकर जाएंगे। कौन सी? माई मदर एट 66। पर्टिकुलरली कल एक वीडियो और ड्रॉप होगा जिसमें कि हम लोस्ट स्प्रिंग करेंगे। वैसे मैं एक चैप्टर एक पोएम लेकर जा रहा हूँ स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली, जिसको कि तुम देख सकते हो। क्लियर? चलो। तो मैं 8 ऑफ मार्च तक आपका पूरा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा विद ऑल राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन, विद प्रॉपर पीवाईक्यूज और साथ ही साथ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो आज हम आपकी एक पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, माई मदर एट 66। चलिए, तो पहले बातचीत करते हैं कि इस पोएम को लिखने वाली आपकी पोएट कौन है। कमला दास। हालांकि क्वेश्चन बनता नहीं है अबाउट द पोएट, लेकिन बुक में गिवन था, तो एक बार गो थ्रू करते चलते हैं फटाफट से। देखिए, कमला दास की अगर बातचीत की जाए तो इनका जन्म 1934 में हुआ और इनकी मृत्यु 2009 में हो जाती है। इनका जन्म केरला के एक शहर मालाबार में हुआ। वहीं अगर मैं बातचीत करता हूँ तो इनकी पोएम को आप जानते हैं ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी और इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, मतलब इंडिया के से रिलेटेड और काफी ओरिजिनल पोएम को लिखती हैं। कमला दास की कई सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश और मलयालम में पब्लिश भी हुई हैं। और किस हेड के अंडर? महाकविताएं। शी वॉज ऑल्सो, इनको बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है और ये लिखती भी है, कॉलमिस्ट मतलब अखबार में भी कुछ चीजों पर, मुद्दों पर बातचीत करती हैं। जैसे वुमेन इश्यूज हो गए, चाइल्ड केयर हो गई, पॉलिटिक्स हो गई। और केरला साहित्य अकेडमी, मतलब कई सारे अवार्ड से इनको क्या भी किया गया, सम्मानित। हालांकि टॉपिक बनेगा नहीं, बस एक शॉर्ट आपको इंट्रो दिया। अब यार, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर को लेकर चलने का हमारा अपना एक तरीका रहता है, जहां पर कि पहले मैं आपको चैप्टर स्केच फिर पर्टिकुलरली पूरी कहानी बताता हूँ। सेम यहाँ रहेगा। तो पहले मैं आपको पोएम का एक सेंट्रल आइडिया और बेसिक थीम बताऊंगा, फिर स्टेंजा बाय स्टेंजा पोएम लेकर जाएंगे। आप लेकर कैसे जाने वाले हैं वो आपको पोएम में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एक नया तरीका रहेगा, आपने देखा नहीं होगा। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की बातचीत की जाए तो पोएम आपकी लिरिकल ईडियम है। अब लिरिकल ईडियम क्या होता है? ये पोएम पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप बताती है कि जैसे इस स्टोरी के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो एक बच्चे और उसके माता के बीच का बॉन्ड, कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो बहुत डर सा लगा रहता है कि कहीं हम आखिरी बार तो नहीं उनसे मिल रहे, कहीं इनकी डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो उसी से रिलेटेड ये पोएम है। पोएम ब्रिंग्स आउट, तो पोएम जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि मदर और चाइल्ड के बच्चे में कैसा एक रिलेशन होता है। अभी प्रॉपर आपको समझ में आएगा। कहानी कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब पोएम कुछ इस प्रकार से होगी कि जो पोएट है वो वापस से अपना पोर्ट लौट रहे थे जाने के लिए, तो उनके साथ टैक्सी में उनकी मम्मी है। तो वो अपनी मम्मी को देखती हैं, जो काफी बूढ़ी हो चुकी है, जिनका काफी चेहरा डल हो चुका है, और उनको डर लगता है कि शायद क्या वो अगली बार उनको देख पाएंगे कि भी नहीं। ऑन द वे वो नोटिस करती है अपनी मम्मी का पेल, मतलब वो चेहरा जो कि पीला पड़ चुका था। वॉज स्ट्रक विद एन इंस्टेंट रियलाइजेशन, उनको रियलाइज होता है कि शायद माँ काफी बूढ़ी हो चुकी है, और पोएट काफी अपसेट हो जाती है। इन शॉर्ट, वो एक इनसिक्योरिटी से डील करती हैं कि कहीं वो अपनी मम्मी को खो तो नहीं देगी, कहीं वो अपनी मम्मी को आखिरी बार तो नहीं देख रही। वहीं अगर बातचीत की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। और इस पोएम को आपको एक सिंगल पैराग्राफ में लिखा गया है। मतलब जैसा होता है ना कि पोएम में उमूमन स्टेंजाज होते हैं, तो पोएम सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखी हुई है। और पोएम में पर्टिकुलरली आपने पंक्चुएशंस का यूज कर पोएम को क्या किया हुआ है, बाइफोकेट। अब लिरिकल इडियम का मतलब क्या होता है? 1 मार्क्स में, फिर 2 मार्क्स में सवाल बन जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, चलेगा। तो अब स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन लेकर जाएंगे। हालांकि अगर आप बुक में देखते हैं तो आपकी पोएम को पूरा प्रॉपर एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब क्योंकि एग्जाम में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जैसे क्वेश्चंस बने और कैसे लाइंस आ जाती है, तो मैंने उन्हीं अकॉर्डिंगली स्टैंजास को फ्रेम किया। तो मैंने पोएम में टोटल 4 स्टैंजास फ्रेम किए। हम स्टैंजा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर चलेंगे इन डेप्थ, कि आपने एक्सप्लेनेशन को सुन लिया, आपका ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच, पीवाईक्यूज सब कुछ ए टू जेड डिस्कस कराऊंगा। चलेगा? तो देखते हैं क्या है। पहले एक बार मैं स्टैंजा को रीड करूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन। पोएम इतनी इन डेप्थ बताऊंगा कि आपको पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन में कहा हुआ है कि पोएट बताती है कि वो द पोएट हैड गोन टू विजिट, तो पोएट अपने पेरेंट्स को विजिट करने गई हुई थी और अब वो लौट रही हैं कोचिंग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। आई सॉ माय मदर, वो कहती है कि जब वो टैक्सी में जा रही थी, बिसाइड मी, मतलब उनके अतिरिक्त, उनके बराबर में उनकी मम्मी बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथेड, her face ashen like that a corpse, and realized with pain that she was old. एशन देखिए, पर्टिकुलरली डल, डल चेहरे को कहा हुआ है, डल समझ गया ना, उतरा हुआ चेहरा। और कॉर्प्स किसको बोलते हैं? पर्टिकुलरली डेड बॉडी। तो वो बताती है कि जब वो अब टैक्सी में जा रही थी तो वो अपने बराबर में देखती है कि उनकी मम्मी सो रही थी, जैसा अमूमन होता है कि टैक्सी में कई बार लोग आराम करने लग जाते हैं, तो उनका मुंह खुला हुआ था। और पर्टिकुलरली जब वो उनकी मम्मी के चेहरे को देखती हैं, उसमें काफी शिकन, काफी डल था, जैसे एक मरे हुए चेहरे का होता है, क्योंकि इंसान के मरने के बाद उसके चेहरे से चमक चली जाती है। तो वो यही बोलते हैं लाइन 2 और 3 में, व्हेन शी वाज रिटर्निंग, तो वो लौट रही थी जब एयरपोर्ट से, शी नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया कि उनकी मम्मी सो रही थी उनके बराबर में। शी वाज स्लीपिंग, वो फ्रीली सो रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, और उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था, लाइफलेस मतलब डल हो चुका था, जैसे कि एक क्या होता है, डेड बॉडी का। प्रोबेबली वो बताने की कोशिश कर रही हैं, वो एक्सप्रेस कर रही हैं कि उन्हें दुख भी है और दर्द भी है, और उन्हें पता नहीं कि अगली बार वो लौट कर आएंगी तो क्या उनको उनकी मम्मी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो मम्मी है वो समय के साथ साथ क्या होती जा रही है, बूढ़ी। और वो ये कहने कि उनको दुख हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो मम्मी है वो क्या होती जा रही है, और समय के साथ साथ, मतलब उम्र के साथ साथ एजिंग होती जा रही है। चलिएगा, स्टैंडर्ड 2 में देखते हैं क्या है, रियलाइज्ड विद पेन।
realized with pain that she was as old she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and merry children splaying out of their homes. एक बेसिक आइडिया देता हूँ क्या, फिर इन डेप्थ बताता हूँ। अमूमन क्या होता है कि हम लोग कई बार ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और ओवर थिंकिंग के कारण हम दुखी हो जाते हैं, तो हम अपना मन भटका लेते हैं। सेम पोएट ने किया। तो जैसी लाइन 1 2 में क्या कहा गया कि जैसी पोएट अलार्म मतलब उनको रियलाइज होता है कि उनकी मम्मी जो है ओल्ड एज बूढ़ी होने वाली है और उनको इस बात का दुख होता है, वो रियलिटी को फेस या एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से पोएट क्या करती है अपने गम को भुलाने के लिए अपनी मम्मी के जब वो डल फेस को देखती हैं, वो अपनी अटेंशन को वहां से हटाने के लिए गाड़ी से बाहर देखने लग जाती हैं। अब देखिएगा जब वो गाड़ी से बाहर देखेंगे ना तो कुछ होगा, मतलब सिंपल गाड़ी से बाहर जैसे आप देखते हैं तो अमूमन आपको ऐसा लगता है कि ट्रीज आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये कहा गया एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एक मुहावरे के तौर पर यूज किया हुआ है कि उन्हें लगा कि पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ भागते नहीं है, मतलब समय को कहा गया कि समय कितनी जल्दी गुजर जाता है कि अभी तो वो छोटी थी, अपनी मम्मी को देखा करती थी कितनी यंग थी, और समय कितनी तेजी से गुजर गया कि अब जो उनकी मम्मी है वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मतलब हैप्पीली हैप्पीली चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे हंसते खेलते कूदते कहाँ से निकल कर आ रहे थे अपने घर से, और बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पर बच्चों को पर्टिकुलरली किस सेंस में कहा हुआ है कि कि बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्ट थे, वहीं जो बूढ़े लोग थे वो काफी डल हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन किया हुआ है, वो कंपैरिजन बताता हूँ क्या है। प्रोबेबली चाइल्डहुड में, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, समय को, कि समय कितनी तेजी से बीतता है। और जो चिल्ड्रन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ, वो बचपना या फिर वो जवानी के दिन जब आप पूरी तरीके से फुली एनर्जेटिक होते हैं। आर्यन ने देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यंग ट्रीज और चिल्ड्रन है वो एक कंट्रास्ट, एक कंपैरिजन को ड्रॉ करते हैं। मम्मी जिनकी हालत गंभीर थी, गंभीर मतलब तबीयत वगैरह खराब नहीं थी, हालांकि होता है ना कि शरीर जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है, आप बूढ़े होते चले जाते हैं, आपकी एनर्जी लो होती चली जाती है, तो उस कंपैरिजन में कहा हुआ है। अब देखते हैं स्ट्रेंजर 3 में क्या है। स्ट्रेंजर 3 बहुत छोटा सा है तो ध्यान से देखिएगा। बट आफ्टर द एट, मतलब अब कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि इनका जो टैक्सी है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और पोर्ट एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर है और वो अपने मुड़ के मम्मी को दोबारा से देखेंगी, तो उसके बारे में कुछ है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन, वैन बोलते हैं कलरलेस, पेल मतलब पीला पड़ जाना, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। तुम देख भी सकते हो, मैंने पीछे इमेज भी लगाई हुई है। पर्टिकुलरली होता क्या है कि जैसे सर्दियों के समय पर जब धुंध नीचे की ओर आ जाती है, रात के समय तो आपको आसमान या चांद साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, तो जब वो अपनी मम्मी को देखती हैं तो जो मम्मी का चेहरा था वो भी, मतलब पोएट की मम्मी का जो चेहरा था वो काफी ज्यादा डल हो चुका था। जैसे एक उसको किससे कंपेयर किया हुआ है, लेट विंटर्स मून, समझ गए जी क्यों, चलिए एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। बट आफ्टर रीचिंग, तो जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं और सिक्योरिटी चेक को पास करती हैं, पोएट अगेन लुक्ड, पोएट देखती हैं अपनी मम्मी को देखती हैं। शी वॉज स्टैंडिंग, जो कि उनसे कुछ यार्ड्स, एक मेजरिंग यूनिट को कहा जाता है, जो कि कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। हर मदर लुक्ड सिक, उनकी जो मम्मी थी वो काफी बीमार दिख रही थी, हालांकि बीमार थी नहीं, उम्र के साथ साथ जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। एंड डल लाइक अ लेट्स विंटर मून, जैसे होता है ना कि आप देखते हैं सर्दियों के समय में धुंध के आ जाने पर जो चांद है वो धुंधला दिखता है, वैसे उनकी मम्मी का क्या दिख रहा था, चेहरा। क्लियर, चलिए आगे की तरफ चलते हैं यार। हालांकि ना एक बार क्वेश्चन बना हुआ है जब मैं पीवाई क्यूज को एनालाइज कर रहा था कि क्या मम्मी को किसी तरीके से कोई बीमारी थी, ट्रू फॉल्स में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बना था, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई बीमारी नहीं थी, ठीक, बस वो एक एज के साथ साथ एक इंसान की एनर्जी जो चली जाती है उस चीज के लिए यहाँ पर यूज किया हुआ है बार बार डल। स्टेंजा 4 लास्ट स्टेंजा देखते हैं, फेमिलियर एक। अब देखिए फेमिलियर एक किसको कहा गया, बचपन में ना हम लोगों को कई बार काफी डर लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे माता पिता हमारे से छिन जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अकेले हो जाएंगे। तो वही जो बचपन में बच्चे को डर लगता है, बट वही उनको अब याद आ रहा है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सीन, मतलब वो जाते जाते कह जाती है कि मम्मी दोबारा मिलेंगे। वो अपने आप और अपनी मम्मी को एक आशा देकर जाती है कि शायद से मिल पाए, एक पॉजिटिव नोट पर चीजों को एंड करती है। अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्माइल स्माइल स्माइल। मैंने देखा है कि यहाँ से पर्टिकुलरली मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बना है, तीनों स्माइल के कुछ और ही मतलब है, एक आयरनिकल स्टेटमेंट है। आयरनिकल किसको बोलते हैं, जो बहुत अटपटा, स्ट्रेंज है, ह्यूमरस काइंड ऑफ। क्लियर, चलेगा। तो देखते हैं क्या है। तो वंस अगेन शी वॉज पेन, तो वो बहुत दुखी होती है अपनी मम्मी को देखकर कि वो अपनी मम्मी से दूर जा रही है और वो छोड़कर जा रही है, उनको पता भी नहीं कि उनकी मम्मी उनको दोबारा मिलेगी कि नहीं। हर ओल्ड फेमिलियर पेन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि बच्चे को चाइल्डहुड फील होता है कि कहीं वो अपने माता पिता को ना खो दे, उनको वो फेमिलियर पेन दोबारा से याद आ गया। शी शी ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया कि वो अपनी इमोशंस को छुपा सके स्माइल के पीछे। शी डिडंट वांट टू रिवील हर फीलिंग्स। यार ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कई बार ऐसा होता है कि यार मैं फील कुछ और कर रहा हूँ लेकिन मैं सामने वाले को बताना नहीं चाह रहा। सेम यहाँ पर हो रहा है कि वो फील कर रही थी, काफी दुखी थी, लेकिन वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, इस तरीके से स्माइल पास कर रही थी, इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि वो काफी खुश है। और यहाँ पर काबिका, शी गेव होप टू हर मदर, वो खुद को और अपनी मम्मी को होप देती है, क्या क्या कर, कि वी वुड मीट अगेन, हम दोबारा से मिलेंगे, और हंसने लग जाती है। अब यहाँ पर देखिए सवाल बनता है कि उन्होंने 3 बार जो हंसी हंसी उसका कारण क्या था। देखिए पहली स्माइल का क्या कारण था कि वो काफी रिग्रेट थी
और उनको रियलाइजेशन था, पछतावा था कि वो जा रही है, पता नहीं उनको मम्मी देखने को मिलेंगी कि नहीं। सेकंड में वो अपने दुख और दर्द को छुपा रही थी। और जो फाइनली थर्ड स्माइल है वो पर्टिकुलरली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, एक आशा कि शायद से वो अपनी मम्मी से क्या मिल पाए दोबारा। क्लियर चलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन क्यों बताया, रीजन आप समझ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में बनेगा, तो वहां पर मैं एक पैराग्राफ बनाकर नहीं लेकर जा सकता। हालांकि ये चीज समझकर चलेगा कि पोएम की अपनी एक राइमिंग स्कीम होती है। राइमिंग स्कीम मतलब टोन, वर्ड्स। इस पोएम में किसी भी प्रकार से कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं लगती, और जिस पोएम में किसी भी तरीके से कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बैठती, उस पोएम को फ्री वर्स कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि ये पोएम आपकी क्या है, फ्री वर्स। एक बार फिगर ऑफ स्पीचेस भी देखते चलते हैं, अलंकार जिनको बोलते हैं। मैंने शॉर्ट में पहले छाट कर रखे हैं, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, बस ये है, इसके अलावा और कोई नहीं लगता। देखिए, तो रिपीटेशन तो आपको पता होगा, स्माइल 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 कई बार रिपीट हो गया, तो आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच लगती है यहाँ पर कौन सी रिपीटेशन। पर्सोनिफिकेशन किसको कहा जाता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं। आपने एक पोएम में लाइन थी, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे थे। अब पेड़ भाग तो नहीं सकते, तो आपने कुछ क्वालिटीज जो कि ह्यूमन के अंदर होती है उनको नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर किया। तो ऐसे में आपका क्या लग जाता है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए, जब भी आप दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं जो बहुत अपोजिट हो, जैसे मैं कहने लग जाता हूँ चांद सा मुखड़ा, मुखड़ा चांद जैसा नहीं, लेकिन ऐसा कह दे रहा हूँ, तो उस केस में जब आप दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं, तो आपका मेटाफर और सिमली लगता है। अगर कंपैरिजन करते वक्त आप एज और लाइक का यूज करते हैं, सिमली, और कंपैरिजन करते वक्त आपने एज और लाइक का यूज नहीं किया, तो मेटाफर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, तो मैंने कहा था ना, बच्चे हंसते खेलते उछल रहे हैं, उछल रहे हैं। तो यार, आप पानी उछलता है गिलास में, बच्चे नहीं उछलते, समझ लो मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। तो आपने कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करते वक्त एज लाइक का यूज नहीं किया, तो मेटाफर। और यहाँ पर आपने कंपैरिजन करते वक्त लाइक का यूज किया, एज का यूज किया। जैसे मैं कह रहा हूँ चेहरा डल हो चुका था, जैसे एक मरे हुए शरीर का होता है। या फिर मैंने कहा कि जैसे लेट विंटर मून होता है, वैसे चेहरा पीला पड़ चुका था। तो उस केस में आप एज और लाइक का यूज कर जब कंपेयर करते हैं, तो क्या लग जाता है, सिंपली। एलिट्रेशन यार तुम समझते ही हो, जो वोवल्स नहीं होते, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ई आई यू के अलावा, जब वो इनिशियली रिपीट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, माय मदर में वैसे साउंड देखते हैं, वर्ड नहीं देखते। मैं की साउंड आ रही है तो आपने पर्टिकुलरली क्या लगा दिया, एलिट्रेशन। यहाँ पर दे की साउंड आ रही है तो आपने एलिट्रेशन लगा दिया। आई वॉज सी यू सून, तो से की साउंड आ रही है इनिशियली, तो आपने क्या लगा दिया, एलिट्रेशन। अच्छा, एक चीज समझकर चलेगा, जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स इनिशियली रिपीट करते हैं तो आप एलिट्रेशन लगाते हैं। जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स एट द एंड ऑफ द वर्ड या फिर मिड में रिपीट करते हैं, तो आप क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। देखिए, जैसे शी वॉज एज ओल्ड एज शी, तो यहाँ पर वॉज एज शुरुआत में नहीं आ रहा, आपका एंड में आ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, कॉन्सोनेंस। और जब वोवल्स रिपीट होते हैं सेंटेंस के बीच में, तो लगता है एसोनेंस। जैसे होम टू कोचिन, डोज ओपन माउथेड, तो अगर आप सेंटेंस को रीड करते हैं तो ओ साउंड प्रोमिनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एसोनेंस। क्लियर। यार, एक चीज और मैंने देखा था जब मैं पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहा था, कि आपसे पूछा गया था कि पोएम की थीम क्या है, तो मैंने लिख दिया एजिंग एंड मोरालिटी। ये आपको क्या देखने को मिल जाती है, पोएम की थीम। अब यार, कुछ फटाफट से पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि पीवाईक्यूज में क्या कहा गया। देखिए, एक क्वेश्चन बन चुका था, इंटरप्रेट द यूज ऑफ विजुअल इमेजिनरी बाय कमला दास। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली यही बताना है कि पोएम में किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट या फिर कंपेयर किया हुआ है, कि जो मदर थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, डल हो चुकी थी, और लिस्टलेस हो चुकी थी, बोरिंग हो चुकी थी, मतलब एनर्जेटिक नहीं रही थी। और वहीं जो यंग लोग थे, जैसे ट्रीज का जिक्र किया, बच्चों का जिक्र किया, वो काफी एनर्जेटिक और यंग थे। तो बस यही आपको कंपैरिजन लिख देना है। एक एक्सट्रैक्ट भी आया था, तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, मैंने पैराग्राफ्स क्यों बनाए, तो तुम देख सकते हो कि किस तरीके से आपको एक लाइन दे दी गई और लिख दिया गया, मैं मदर एट 66, फिर कुछ सवाल पूछे गए। यार, एक्चुअली में इस चैप्टर से इस साल के सैंपल पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन बना है 2 मार्क्स का। हालांकि जब मैं पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहा था, तो अलग अलग सेट में अलग अलग चीजें थी। अब तुम्हें इतना तो पता है कि पोएम में से आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आना है, टोटल 2 होंगे, कोई भी एक करना होगा। तो माय मदर एट 66 में कुछ पीवाईक्यूज में आपका एक 6 मार्क्स का आ चुका था ये, जिसमें कि एक एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन थे। और कुछ सेट्स में सिर्फ आपका एक क्वेश्चन बना था 2 मार्क्स का। या तो एक क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का, या पर्टिकुलरली आपका क्या जा रहा है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में। चलिए, तो देखते हैं फटाफट से क्या है। और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ फटाफट से, और समझते हैं कि क्या कहा हुआ है। तो व्हाट इज द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट व्हेन लुकिंग एट हर मदर। आपको बता रहे कि जब वो अपनी मम्मी को देखती, तो वो फियरफुल, डरी हुई थी कि कहीं वो मम्मी को खो ना दे, और घबराई हुई थी। क्लियर है, समझ लीजिए आंसर कैसे पता चला। फिर अगली चीज यहाँ पर दी हुई है, व्हाट डज द यूज ऑफ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन बट ऑल आई सेड सजेस्ट। मतलब यहाँ पर आप देखिएगा, बट ऑल आई सेड सजेस्ट, इसका मतलब क्या था। तो यार वो मतलब बाहर से तो वो दिखा रही थी कि नॉर्मल, और अंदर से वो काफी ज्यादा क्या थी, दुखी। तो वो ये कह रही थी कि बस मैं अपने आप को समझा सकती हूँ कि सब कुछ सही होगा। तो उसी को यहाँ पर कहा गया कि स्पीकर वैसे तो काफी इमोशनल थी, लेकिन जो आउटवर्ड बिहेवियर था वो काफी कंप्लीटली डिफरेंट था। फिर आपको याद होगा, उन्होंने कंपेयर किया था विंटर लेट मून से। तो जो उन्होंने कंपेयर किया था कि मेरे वैन, मतलब मेरी मम्मी का जो चेहरा है वो कलरलेस या पीला पड़ चुका है, तो वो किस चीज को दर्शाता था, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी समझ गए ना, कि इमोशनल एक फीलिंग होती है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। देखिए, फिर यहाँ पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली गई। जो पोएटिक डिवाइस आपने पेल एज विंटर में यूज किया, आपको इतना क्लियर है कि जब भी आप कंपैरिजन करते वक्त एज और लाइक का यूज करते हो तो सिमिलर लगता है।
तो पेल एज अ विंटर में जो पोएटिक डिवाइस आपका लगता है, क्या वही इसमें लगता है? यहाँ स्टेटमेंट गिवन है, द विंटर विंड विस्टफुली वेल्ड एट नाइट, तो नहीं लगता यार। यहाँ पर आपका एक्चुअली में क्या लगता है? मेटाफर। क्यों? कंपैरिजन करते वक्त एज लाइक का यूज नहीं किया, यहाँ पर आपने कंपैरिजन करते वक्त एज लाइक का यूज किया, तो यहाँ पर आपका क्या लग जाता है? सिमिली। तो इसलिए फॉल्स है, दोनों में सेम डिवाइस नहीं लगी है, पोएटिक डिवाइस। चलिए फिर एक क्वेश्चन था कि व्हाट मैसेज, ये लाइन्स किन मैसेजेस को हाईलाइट करते हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो वही मैंने आपको बताया था कि पोइट ये बताने की कोशिश करी है कि जब तक जो चीज आपके पास है उन मोमेंट्स को चेरिश कीजिए, उन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, पता नहीं कब तक रहेंगी। ये मैसेज भी देने की कोशिश करी है पोएम। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, यहाँ पर कहा हुआ है कि जो स्माइल स्माइल बार बार रिपीट हो रहा था वो क्यों हो रहा था? आपको पता है कि पर्टिकुलरली एक बार स्माइल रिपीट हुआ, अपने इमोशंस को क्या कर रही थी? होल्ड बैक कर रही थी। वो तीन चीजें पता ना कि तीन बार स्माइल क्यों था? तो मेन रीजन ये था कि उनके हंसने का वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी और नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। अमूमन ऐसा होता है कि जब तीन चार दोस्त मिलकर आपकी मजाक बनाते हैं तो आपको बुरा तो लगता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप अपने ऊपर खुद के ऊपर हंस देते हैं। तो वो चीज क्लियर। बाकी पोएम की एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यूज, फिगर ऑफ स्पीच, मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। साथ ही इस पोएम के प्रॉपर तरीके से नोट्स तुम एप्लीकेशन चीते ट्यूटोरियल्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जाकर डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। और यार मैंने पीवाईक्यूज भी प्रॉपर तरीके से अपलोड किए हैं। होगा क्या कि आपको ज्यादा मटेरियल की तरफ नहीं भागना है, आप कंप्लीटली यहाँ से एक्सप्लेनेशन को समझिए, ए टू जेड में सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद आपको दो तीन सैंपल पेपर लगा लेना है और दो तीन पीवाईक्यूज देख लेना है और विद सॉल्यूशन पीवाईक्यूज को अपलोड किया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर हो जाए, कोई भी चीज कंफ्यूज ना करे। वेल, तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, द लोस्ट स्प्रिंग। थैंक यू वेरी मच।